हफ्ते में बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 28,000 के ऊपर पहुंचा, निफ्टी ने भी 8,600 का स्तर पार किया। लेकिन सबसे ज्यादा तेज जो कोई स्टॉक्स या फिर इंडेक्स दौड़ा है तो शायद वो मिड कैप स्पेस है। हर तरफ वहां पर बहुत बड़ा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप पिछले कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देखें तो 10% का परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स दे चुका है। लेकिन अब आगे यहां से कहां बन रहे हैं मिड कैप इंडेक्स या फिर मिड कैप स्पेस पे कमाई के मौके, इसी पर हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश ग्रेट ग्रैंड मिड कैप। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ रहा है। पराग ठक्कर, टीएस हरिहर और धर्मेश कांत हैं हमारे साथ बताने के लिए कि मिड कैप्स में कहां हैं अब मौके, कहां कर सकते हैं आप निवेश और आगे आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले हरिहर सर, आपसे समझना चाहती हूं, मिड कैप जैसा मैं बता ही रही थी अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं, तो क्या यहां से आगे भी आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी मिड कैप्स की? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो हमने आज तक देखा है वो शायद एक शुरुआत है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ शुरुआत है क्योंकि मिड कैप्स के फेवर में 2-3 बहुत बड़े एडवांटेजेस है। पहला तो ये है कि अनलाइक द लार्ज कैप कंपनीज, इनके बुक्स में बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, तो आई थिंक विदाउट लिवरेज ये ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस, इन मिड कैप कंपनीज को ज़्यादा फायदा हुआ है, लार्ज कैप कंपनीज को कम फायदा हुआ है। तो आई थिंक इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इन terms of margin, mid caps will continue to outperform the large caps. तो even at these levels हमें लगता है कि mid caps का जो सिलसिला है वो शायद सिर्फ शुरू हुआ है, आगे और बहुत दौड़ बाकी है। ओके, पराग सर, इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता है वो शायद भारतीय इकोनॉमी की नहीं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ग्लोबल इकोनॉमी की जो चिंता है उससे ही जो रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़ा घबराता है। तो कहाँ यहाँ पर आप कैसे कन्विंस करेंगे कि ये भी सही वक्त है बाजार में पैसे लगाने का और स्पेशली मिड कैप्स पर भरोसा करने का? नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि डोमेस्टिक में तो अगर मॉनसून, जीएसटी, ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स ही है। अगर इनमें कहीं डिसअपॉइंटमेंट होता है तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बट बड़ा करेक्शन तभी आएगा जब ग्लोबली कुछ खराब होगा। जैसे कि चाइना का डेट टू जीडीपी 250% है, तो चाइना में अगर कुछ प्रॉब्लम आई या तो यूरोपियन बैंक्स में कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे हम लोग ने देखा कि यूरोप की काफ़ी बैंक्स 52 वीक लो पे अभी चल रही थी 3 दिन पहले तक, लास्ट 3 दिन से एक उछाल देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये जो उछाल का कारण है वो लिक्विडिटी है, और वो लिक्विडिटी इसलिए है कि बिफोर ब्रेग्जिट सारे ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था सेफ हेवन में इन्वेस्ट करके, गोल्ड में या बॉन्ड्स में, और $11 ट्रिलियन ऐसा पैसा था जो नेगेटिव यील्ड पे इन्वेस्टेड था। तो अभी जबकि इवेंट खत्म हो गया है तो वो पैसा बाहर आ रहा है, और वो पैसा अपने रिटर्न ढूंढ रहा है जो इक्विटी में दिख रहा है। और खास करके जो लास्ट यूएस का जॉब डेटा आया उसकी वजह से थोड़ी सी रिकवरी स्ट्रांग है, ऐसा एक माहौल बन गया है, इसलिए इक्विटी में पैसा आ रहा है। सो पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव होके लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे कि हरिहर जैन ने कहा कि लेवरेज वाली कंपनी से दूर रहो, अच्छे मैनेजमेंट चुनो, और जहाँ पे क्लियर वैसे भी विजिबिलिटी हो रेवेन्यू और अर्निंग्स की, उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो। ये मेरे हिसाब से लेफ्ट, राइट एंड सेंटर हर स्टॉक अच्छा है, वो आगे नहीं चलेगा। बिकॉज मार्केट में अगर कभी भी कोई बड़ा करेक्शन आया तो ये सब स्टॉक्स काफ़ी नीचे गिर सकते हैं। ओके, तो वक्त है सेलेक्टिव होने का। मुनाफा मिलेगा, ग्लोबल कंसर्न जरूर है, लेकिन मुनाफा मिलेगा अगर आप निवेश करेंगे सही जगह। और वो सही जगह बताने के लिए हम ये खास शो लेकर आए हैं। हमारे साथ धर्मेश भी है। धर्मेश, मॉनसून पर सब काफ़ी ज़्यादा दाव है। आपने मॉनसून से फ़ायदा लेने वाली ट्रैक्टर कंपनी को चुना है, वीएसटी टिलर्स। क्या है रीजंस, कहाँ पर इसके सबसे ज़्यादा कोर स्ट्रेंथ है, बताइए। देखिए, मॉनसून 2 साल के बाद बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी तक का जो ट्रैक्शन है वो नॉर्मल से ऊपर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न पैन आउट होने वाला है वो बेसिकली रूरल इंडिया पर ही फोकस रहेगा, चाहे वो सरकार का हो, और जितनी भी पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं वो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट रूरल इंडिया को आता हुआ दिखता है। तो पूरा का पूरा थीम जो मिड कैप बास्केट में हम लोगों ने किया वो रूरल इंडिया कंजम्पशन पर फोकस करके किया है, और वहाँ पर 2 जो क्राइटेरिया सुप्रीम ठहरता है, एक है क्वालिटी और दूसरा है ग्रोथ। क्वालिटी इंक्लूड्स मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द पेडिग्री ऑफ द कंपनी।
एंड दूसरा कि कितनी ग्रोथ फैक्टर वहाँ पर दिखती है। वीएसटी टिलर्स चूज़ करने का कारण ये था कि ये कंपनी जो है बेसिकली पावर टिलर्स और ट्रैक्टर्स बनाती है। पावर टिलर का जो प्राइस रेंज होता है 1 से सवा लाख के आसपास का होता है और ट्रैक्टर्स अराउंड 20 हॉर्स पावर से 25 हॉर्स पावर से कम का बनाती है, जो कि अगेन 2.5 लाख से कम का होता है। और इंडिया का अगर फार्मर्स का आप लैंड सेगमेंट देखेंगे तो फ्रेगमेंटेड लैंड सेगमेंट है, छोटे छोटे लैंड पैचेस में वो फार्मिंग करते हैं, जहाँ पर टिलर्स एंड स्मॉल हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स काफ़ी काम आते हैं। और 2 साल से जो कि थोड़ा मानसून कम था तो इसके सेल्स में थोड़ी घटौती देखी गई थी, बट आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से मानसून प्ले आउट हो रहा हो, गवर्नमेंट का जो सब्सिडी प्रोग्राम है जो कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर एंड क्रॉप इंश्योरेंस एज फार एज फार्मर का जो इनकम है डबल करने की बात करें नेक्स्ट 5 ईयर्स में, तो ये सब क्या मिला जुला जो एक इम्पैक्ट आता है वहाँ पर इस कंपनी को काफ़ी मुनाफा हुआ। अराउंड 68% ये पावर टिलर्स में कैपेसिटी पे काम कर रही है और ट्रैक्टर्स में 36% के आसपास कर रही है। 60,000 का इनका पावर टिलर्स का कैपेसिटी है और 36,000 का ट्रैक्टर्स का है। प्लस मित्सुबिशी से टाई अप है, टेक्नोलॉजिकल टाई अप काफ़ी अच्छा है और ये जो स्केलेबल मॉडल है ये असेंबल करके इमीडिएटली अपने डिमांड्स के हिसाब से कैटेगरिकली बढ़ा भी सकते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन दोनों ही सेगमेंट में काफ़ी अच्छा डिमांड रहेगा विथ बेटर मानसून और 13% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ मिलना चाहिए और ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण 19 से 20% का बॉटम लाइन ग्रोथ मिलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट जो हम लोग इसमें अराउंड वीएसटी टिलर्स का देख रहे हैं वो करीब 2250 का है, बट आफ्टर रिजल्ट्स वी कैन रीरेट दिस फर्दर। ओके धर्मेश, इसके साथ साथ आपको क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर भी काफी पसंद है, वहां पर क्या पॉजिटिव है और क्यों खरीदना चाहिए, कैसे लग रहे हैं वैल्यूएशन आपको? देखिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल अगेन फॉर्म कंजम्पशन स्पेस है। ये इनका जो कोर स्ट्रेंथ है वो फैंस और पंप्स में है और पंखे इनके ज़्यादा बिकते हैं। पहले जो था इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्ट था वो पैन इंडिया में उतना स्ट्रांग नहीं था, बिकॉज अगर आप रूरल इंडिया में जाए, विलेजेस में जाए, डीप डाउन द पॉकेट वहाँ पर पावर जेनसेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वो लोग चलाते थे, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता था। बट अब इलेक्ट्रिसिटी गाँव तक पहुँच गया है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से पावर जनरेशन आउटपुट बढ़ रहा है और ग्रिड कनेक्शन हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहेगी। तो अगर बिजली रहेगी तो फिर लोग लाइट भी खरीदेंगे, पंखे भी खरीदेंगे और घरों में लगाएंगे भी। 7th पे कमीशन का इम्पैक्ट हो या बेटर रूरल इनकम हो, ये जो डिस्पोजेबल इनकम हाथ में बढ़ने वाला है, इससे आप अपने जो सोशल लाइफ अपलिफ्टमेंट है, डे टू डे बेसिक नीड्स के लिए वहाँ पर आप बढ़ाओगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्ले, वेरी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री ऑफ द मैनेजमेंट। और इन्होंने जो कंपनी जो डिमर्ज करके ये बनाया है तो उसका फोकस सिर्फ इस एरिया में करने के लिए किया है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सेगमेंट काफ़ी फोकस में रहेगा, वहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। 17-18% के आसपास का नेक्स्ट 2 ईयर्स का CAGR मिलना चाहिए और उस हिसाब से अराउंड 165 के टारगेट के लिए हम लोगों ने भी इनिशियल रिपोर्ट निकाली इस पर, बट गोइंग फॉरवर्ड वी कैन रीरेट इट बेस्ड ऑन द अर्निंग। सो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बेट रहेगा। ओके हमारे साथ पराग सर भी हैं। पराग सर, आपकी 2 पिक्स क्या है, टॉप पिक्स यहाँ पर मिड कैप स्पेस में? एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो फ्रेंड जिन्होंने अभी बताया कि रूरल इंडिया इज़ अ क्लियर फोकस, और वो स्टॉक से भी मैं काफ़ी कुछ एग्री करता हूँ। और मेरे जो स्टॉक्स है वो कार्बोरंडम यूनिवर्सल है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ये मानना है कि मार्केट में यू शुड स्टे विथ गुड मैनेजमेंट्स। तो ये मुरुगप्पा ग्रुप है। मुरुगप्पा ग्रुप 22,000 करोड़ की टॉप लाइन कर रहा है और उन्होंने हमेशा ये किया है कि डाइल्यूशन कम से कम करके ग्रो किया है और कम से कम डेट रेज करके ग्रो किया है, ज़्यादा करके इंटरनल एक्रूअल से ग्रो किया है। ये उनकी हिस्ट्री रही है। तो ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल भी एक ऐसी कंपनी है जिसने आज की तारीख में 2,000 करोड़ की टॉप लाइन है, 350 करोड़ का एबिटा है और 150 करोड़ का करीबन पैट है। और ये कंपनी एब्रेसिव्स बनाती है जो GDP मल्टीप्लायर 1.5 टाइम्स से ग्रो करता है और ये सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जहाँ पे भी मेटल यूज़ होता है वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल ऑटो कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, फिर वो सिरामिक्स, इंडस्ट्रियल सिरामिक्स बनाते हैं जो कोल वॉशरीज़ में यूज़ होते हैं। हमने देखा है कि पीयूष गोयल साहब ने ये कहा है कि कोल वॉशरी जो अभी सिर्फ 19 मिलियन टन हो रहा है उसको 250 मिलियन टन करना है, तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ होगी। तो स्टील, सीमेंट, पावर, कोल, हर सेक्टर में जहाँ पे हम साइक्लिकल रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हर चीज़ को ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल कैटर करता है और बहुत ही अच्छे ग्रुप की कंपनी है। तो मुझे लगता है कि ये 20% अर्निंग CAGR इसमें 100% हो सकता है। और जब एक अच्छी मैनेजमेंट की कंपनी जो जिसमें डेट कम हो, क्लीन कैश फ्लो हो, वहाँ पे अगर अर्निंग CAGR 20% आता है तो PE मल्टीपल भी बढ़ी जाता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 3 साल में डबल हो सकता है। So it can give you 24-25% CAGR रिटर्न। ओके इसके साथ साथ हरिहर सर, आपको गति और इक्विटास होल्डिंग पसंद है, यहाँ पर आप क्या फैक्टर्स देख रहे हैं जो इनके लिए वर्क करेंगे?
सबसे पहले मैं गति की बात करूंगा, और गति बीइंग वन ऑफ द लीडिंग लॉजिस्टिक्स कंपनी इन इंडिया, इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा पैसेज ऑफ जीएसटी बिल। और इसमें हमारा एजम्पशन और हमारा मानना ये है कि ये जो मॉनसून सेशन है उसमें लगभग जीएसटी बिल पास हो जाएगा, क्योंकि देयर इज अनलाइकली टू बी टू मच ऑफ रेजिस्टेंस टू दैट। एक बार जीएसटी बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद ये जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है इनको इसलिए फायदा होगा कि जो इंडिया की लॉजिस्टिक्स स्ट्रक्चर है, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से चेंज होगा। इससे जो एफिशिएंसी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे उससे आई थिंक गति जैसे कंपनी को काफी फायदा हो सकता है। तो वी थिंक वी कुड सी वेरी रैपिड ग्रोथ बोथ इन टॉप लाइन एंड इन बॉटम लाइन फॉर कंपनीज लाइक गति। और हम गति को 180 185 के लेवल पे खरीदने की सलाह देते हैं, और 220 से 225 तक की हमारी टारगेट है। दूसरा स्टॉक है एक्विटास, जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो हाल ही में लिस्ट हुई थी, और आई थिंक फिलहाल कुछ 180 175 के रेंज में चल रहा है। और हम मानते हैं कि ये जो माइक्रो फाइनेंस की स्पेस है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द पीएसयू बैंक्स जो रूरल एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, दे विल ग्रेजुअली बी रिड्यूसिंग दैट रोल। तो वो गैप फिल करेगा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, और इक्विटास हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले इन दैट। तो हम मानते हैं कम से कम 215 से 220 का टारगेट हो सकता है स्टॉक में। ओके, तो 220 तक का टारगेट देख सकता है इक्विटास होल्डिंग। लेकिन चलिए इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बहुत सारे मिड कैप आइडियाज अभी बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप स्पेस में कहां है कमाई के मौके। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स एचडीएफसी सिक्योरिटीज के पराग ठक्कर, एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के टीएस हरियर और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत जुड़ गए हैं हमारे। पराग सर, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको मोल्टेक पैकेजिंग पसंद है और साथ ही गैब्रियल इंडिया पर भी आप दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं, इन दोनों स्टॉक्स के लिए क्या है पॉजिटिव्स? सी मोल्टेक पैकेजिंग एक पीपी इंडस्ट्रियल कंटेनर बनाता है जो पेंट्स कंपनीज में लगता है, ल्यूब्स कंपनीज में लगता है, और अभी वो एफएमसीजी में भी एंटर करना शुरू कर दिया, जैसे कैडबरी, अमूल, वो सब क्लाइंट, पीएनजी, ये सब क्लाइंट्स भी उनके अभी स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका दारोमदार जो है वो पेंट कंपनीज पे है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं पेंट कंपनीज के वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। इस क्वार्टर में भी उम्मीद है कि 15-18% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। तो इसके साथ ही ये मोल्टेक पैकेजिंग ऐसा शेयर है जिसमें वो भी 20% की वॉल्यूम ग्रोथ देख सकते हैं एवरी ईयर, बिकॉज ऑफ द मेन लिंकेज टुवर्ड्स टू पेंट कंपनीज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कंपनी 20% ROE आज भी बनाती है, 40% डिविडेंड पे आउट देती है। तो जैसे ही अर्निंग्स बढ़ती रहेगी डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता रहेगा, और क्लियर विजिबिलिटी है। लंबे 5-5, 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट सीधा पास ऑन करना रहता है। तो मेरे हिसाब से ये एक क्लियर विजिबिलिटी वाला स्टॉक है। गैब्रियल एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे उनको 2 व्हीलर्स, कार्स और ट्रक्स, इनके जब सेल बढ़ेगी ड्यू टू मानसून तो उससे फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनका कॉमर्शियल व्हीकल में बड़ा मार्केट शेयर है, तो उसमें अगर ग्रोथ आएगी तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और नेट डेट बिल्कुल ज़ीरो है इस कंपनी का, ROE ROC 20% से ऊपर है। तो डेफिनेटली ऑटो सेल्स का क्लियर फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है, और क्लीन कैश फ्लो कंपनी है। ओके, तो गैब्रियल इंडिया जो कि एक ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी, ज़्यादा फोकस कमर्शियल स्पेस पे है, तो जब मॉनसून बेहतर होगा तो यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स और भी मजबूत होंगे, कर्ज बिल्कुल कम, और इस वजह से इस वक्त पराग सर को पसंद आ रही है। 123 का लक्ष्य है अगले 6 से 12 महीने का। हमारे साथ धर्मेश भी हैं। धर्मेश, आपको मनपसंद बेवरेज मनपसंद आ रहा है, आपको क्यों लगता है ये स्टॉक इस वक्त एक अच्छा बाय बन सकता है? देखिए, मनपसंद बेवरेजेस जो फ्रूट ड्रिंक्स बनाती है, पहले इनका मैंगो शेक बनाती थी, इसका 80% का जो टोटल रेवेन्यू में मार्केट शेयर था, और अभी इन्होंने डाइवर्सिफाई किया अदर फ्रूट जूसेस बना के भी। अगर आप यंग जनरेशन का अगर कंजम्पशन पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर बेसिकली लिक्विड फूड में ज़्यादा शिफ्ट होता जा रहा है रादर देन सॉलिड फूड। एंड ये रूरल इंडिया में भी सेम ट्रैक्शन देखने को मिला है कि मोर ऑफ अ जूस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और मनपसंद बेवरेजेस का स्पेशल फोकस रहा है
वो रूरल इंडिया रिलेटेड ही रहा है। वो एक ऐसे सेगमेंट को कैटर करते हैं जो कि मास से रिलेटेड है और वो प्राइसिंग भी सेम रेंज में है। अराउंड 5% के आसपास इसका अभी मार्केट शेयर है। 13,200 करोड़ का टोटल मार्केट माना जाता है फ्रूट जूसेस का। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये 7.5% तक 2 साल में ये अपने मार्केट शेयर बढ़ा लेंगे, बिकॉज इन्होंने हरियाणा में नई प्लांट डाली है, उसकी कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्लस एग्जिस्टिंग प्लांट का भी उन्होंने रैंप अप किया और जो डेट था वो पूरा रिपे कर दिया, तो डेट फ्री कंपनी हो गई, जिस कारण से इनका ROE काफ़ी इंप्रूव हो गया है। एंड कोको से उन्होंने एक नया फ्रूट ड्रिंक भी लॉन्च किया है। सो आई थिंक ओवरऑल द थिंग्स आर वर्किंग फॉर मनपसंद बेवरेजेस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक से नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक की तरफ जिस तरीके से हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं वहाँ पर शिफ्ट ज़्यादा देखने को मिला है। सो रीजनेबल वैल्यूशंस पर मिल रहा है, अराउंड 28x के हिसाब से P मल्टीपल FY18 का डिस्काउंट करें तो 750 का टारगेट मिलता है। और पेग रेशियो देखें तो 0.3x पर अवेलेबल है, जबकि FMCG सेक्टर पर 1.6x का पेग रेशियो चलता है। सो ह्यूज री रेटिंग का स्कोप इसमें बनता है। सो आई थिंक इमीडिएटली क्लाइंट्स कैन इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक 750 का टारगेट के लिए, बट जैसे अर्निंग्स रोल आउट होते हैं तो ये री रेटिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो PE ग्रोथ का रेशियो इस वक्त देख रहे हैं धर्मेश, मनपसंद बेवरेज के लिए लगता है यहाँ पर उस पैरामीटर पर बेहतर प्लेस्ड है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो हमने अभी तक 8 स्टॉक्स जान लिए हैं अपने एक्सपर्ट से, 3 स्टॉक्स और लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप पर हमारी खास पेशकश ग्रेट ग्रैंड मिड कैप। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है। HDFC सिक्योरिटीज के पराग ठक्कर, HRBB क्लाइंट सॉल्यूशंस के TS हरिहर और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत। हरिहर सर, आपको एक वालचंद नगर इंडस्ट्रीज पसंद आ रही है। ये हैवी इंजीनियरिंग EPC कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर क्या लगता है, क्या वर्क करेगा इस कंपनी के लिए? वालचंद नगर EPC और इंजीनियरिंग में काम करता है और खास करके डिफेंस इक्विपमेंट में काफ़ी हद तक काम कर रही है कंपनी। और हमारा मानना है कि ये जो डिफेंस हैज़ बीन ओपनड अप फॉर प्राइवेट ऑर्डर्स, इससे काफ़ी हद तक जो एस्टैब्लिश डिफेंस कंपनीज है इनके ऑर्डर बुक्स पर फर्क पड़ सकता है। एंड वन सच कंपनी इज वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, जो कि इट इज़ नॉट अ वेरी हाई प्रोफाइल पॉपुलर कंपनी, बट देन इनकी डिलीवरी बहुत अच्छी रही है, मार्जिन कंसिस्टेंट रही है, इवन इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। और हम मानते हैं कि यहाँ से कम ये स्टॉक पे एक 15 से 20% का अपसाइड हो सकता है आपको। ओके, 15 से 20% का यहाँ पर अपसाइड देख रहे हैं। 200 के टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन धर्मेश, आपको BEL पसंद है, यहाँ पर आपको क्या लगता है वर्क करेगा इस कंपनी के लिए? देखिए, BEL काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डेट फ्री है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अराउंड 3 ईयर से ज़्यादा ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। और ये डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बनाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म का है। गोइंग फॉरवर्ड जितने भी अगर वॉरफेयर के इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट गैजेट्स बनेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन रहेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, जिसमें अराउंड 50% इसका इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनते हैं डिफेंस के, उसमें BEL का 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। 80% से ज़्यादा इनका इंडिजीनियसली डेवलप्ड इक्विपमेंट बनाती है। और जिस तरीके से फोकस है मेक इन इंडिया का, डिफेंस रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट का मेक इन इंडिया का फोकस है, तो वहाँ पर मुझे लगता है ये फर्स्ट मोर एडवांटेज इसको मिलना चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज हैं, ROEs हैं एंड ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। एंड जो रियल प्ले है डिफेंस का वो मुझे लगता है अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, होने वाला है। जैसे जैसे ऑर्डर इनफ्लो बढ़ेंगे और कोलैबोरेशंस बढ़ेंगे, सो आई थिंक इसको यहाँ पर आप बाई करके चल सकते हैं। और 1450 का अराउंड FY18 का अर्निंग्स एस्टिमेट के हिसाब से हम लोग का टारगेट निकल के आता है। बट अगेन दिस स्टॉक
stock is again a very strong candidate for getting re-rated, as the visibility of, I mean execution visibility on the deficit rated order book जब वो बढ़ता है, so strong play, one should buy this. तो डिफेंस सेक्टर का ही एक और प्ले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर BEL, यहाँ पर भी आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ पराग, आपको सुंदरम फास्टनर्स पसंद आ रहा है, तो सुंदरम फास्टनर्स वैल्यूएशंस के लिहाज से कैसा दिखता है, आगे किस तरह की ग्रोथ दिखा पाएगा? सुंदरम फास्टनर अगेन गोइंग बैक टू ओरिजिनल थीम कि मैं ऐसे स्टॉक्स पे ही ज़्यादा बुलिश हूँ और लॉन्ग टर्म व्यू में क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें मैनेजमेंट की क्लैरिटी, मैनेजमेंट की कॉरपोरेट गवर्नेंस साइड से कोई इशू ना हो। सुंदरम ग्रुप, एज वी ऑल नो, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप है, लाइक मुरुगप्पा ग्रुप वेयर आई रिकमेंडेड कार्बोरंडम। तो और ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं, लगभग कोई भी व्हीकल हो, ये इनके जो फास्टनर्स है या इनके जो वेरियस अलग प्रोडक्ट्स है वो उसमें जाते ही है। और ये अभी 10 टाइम्स EBITDA पे चल रहा है, 20% ROE बना रहा है। और उन्होंने जर्मनी में अपनी एक कंपनी थी जो 25 करोड़ का लॉस कर रही थी, उसको अभी बंद कर दिया है, तो वो लॉस भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इस कंपनी में भी अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन व्हीकल सेल्स, इस कंपनी में भी आप 20% अर्निंग CAGR देख सकते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छी कंपनी हो जहाँ डेट कम हो, क्लीन कैश फ्लोज और अच्छा मैनेजमेंट हो, अगर डायरेक्शनली सही है और 20% अर्निंग CAGR है तो मल्टीपल को रीरेट होने में टाइम नहीं लगता है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में भी 20 से 25% की अपसाइड मिनिमम आ सकती है। राइट, तो ये है आज के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन मिड कैप आइडियाज जो आपको आगे अच्छे रिटर्न्स दिला सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।